मैं रिंकू कुमार KPS एकेडमी में फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ जो आज मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ खिलजी वंश। ठीक है, क्या स्टार्ट करूँ? खिलजी वंश। उससे पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने गुलाम वंश, क्योंकि जब खिलजी वंश की स्थापना होती है कौन करता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करता है। और किसको मारकर? गुलाम वंश का जो अंतिम शासक है क्यूमर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? तो कौन है? क्यूमर्स। और क्यूमर्स कौन था? ये केकुबाद। ठीक है, केकुबाद के बाद में सिंहासन केकुबाद की लकवाग्रस्त के कारण केकुबाद बेकार हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि केकुबाद शासन करता है। ठीक है, और जो शासन करने के बाद में जलालुद्दीन जो फिरोज रहता है खिलजी, वो अपनी सत्ता को, उसकी जो केंद्र की जो शासन है व्यवस्था और प्रशासन है उसको अपने हाथ में ले लेता है, केंद्रित कर लेता है। और केंद्रित करने के बाद में क्यों करता है? क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक सरदार था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, तुर्केश। ठीक है, एक सरदार था, खिलजी सरदार था तुर्केश। जब लकवा मार जाता है किसको? केकुबाद को, तो वो शासन नहीं कर पाता और हर समय जो वापस शाही पलंग था उस पर उसका जीवन यापन चालू हो जाता है, जिससे कि दासियों की सेवा करने लगती है। और शासन जो केंद्र था वो जलालुद्दीन फिरोज के हाथ में आ जाता है। और जलालुद्दीन फिरोज के हाथ में आने के बाद में जलालुद्दीन फिरोज के सरदार था खिलजी सरदार तुर्केश। क्या नाम था उसके? तुर्केश। ये तुर्केश केकुबाद को यमुना नदी में डाल देता है। किस नदी में? ये क्वेश्चन रहता है केकुबाद को कहाँ डालते हैं? यमुना नदी में डाल देता है। क्योंकि जो केकुबाद था, जो शासन था, जिसका जो दिल्ली की राजगद्दी पे बैठा था, तो ये इसको लकवा मार देता है। इसको रोक कौन सा? लकवा। ठीक है, जो पैरालिसिस बोलते हैं। लकवा मारने के बाद में ये शासन नहीं कर पाता और सगड़ा जो केंद्र का शासन प्रशासन जो रहता है वो किसके हाथ में आ जाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के हाथ में आ जाता है। और इसका एक बेटा होता है जिसका नाम था क्यूमर्स। ठीक है, और ये क्यूमर्स कितने रहता है? 3 वर्ष का रहता है मात्र। ठीक है, जब ये मर जाता है, क्योंकि क्यूमर्स जो केकुबाद को कौन फेंकता है? तुर्केश, जो खिलजी का सरदार था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का सरदार था, वो केकुबाद को कहाँ फेंक देता है? जिंदा ही, क्योंकि लकवाग्रस्त हो जाता है यमुना नदी पे। उसके बाद में क्यूमर्स का संरक्षण बन जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जब इसका संरक्षण बन जाता है तो 1290 ईस्वी में भी इसको जलालुद्दीन मार देता है। ठीक है, 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मार देता है। और इसे मारने के बाद में वहां पर ये स्वयं कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये स्वयं सुल्तान बन जाता है, स्वयं को सुल्तान घोषित कर देता है। और सुल्तान घोषित करने के बाद में वहां पर किस वंश का स्थापना होती है? वहां पर होती है खिलजी वंश की। ठीक है, वहां पर किस वंश की स्थापना होती है? खिलजी वंश की। ये क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हो जाता है गुलाम वंश का अंतिम शासक, गुलाम वंश का प्रथम शासक। ठीक है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुब ऐबक, गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स। यदि क्यूमर्स ऑप्शन में नहीं है तो आपको केकुबाद करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे एक स्थापना होती है खिलजी वंश की। और जो खिलजी वंश का पहला वंश, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंश होते हैं। ठीक है, पहला गुलाम वंश होता है। गुलाम वंश की मैंने पूरी वीडियो बनाई है, पीछे एक तरफ से गुलाम वंश है, वो 11 शासक होते हैं। उसके बाद में 5 शासक इसमें रहते हैं। ठीक है, इसमें 5 शासक रहते हैं। नंबर 1 शासक, एक तरफ से मैं शासक को बताऊंगा, थोड़ा उसका कार्य है। तो सबसे ज्यादा जो शासक का जो काम बढ़ता है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का और अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, अब इसके बाद में कौन शासक बना था? ये बना था रुकनुद्दीन इब्राहिम। ठीक है, कौन शासक बनाता था? रुकनुद्दीन इब्राहिम। वो 1296 ईस्वी में। वो कौन था? वो जलालुद्दीन का छोटा पुत्र था। उसके बाद में 1296 में ही कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल होता है 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक। उसके बाद में फिर बनता है एक शासक खिलजी वंश का, शिहाबुद्दीन उमर। वो 1316 में। ठीक है, 1316 में मात्र ये 16 दिन तक शासक रहता है। क्या? मात्र दिन ये 16 दिन तक शासक रहता है। इसके बाद में फिर अलाउद्दीन का एक पुत्र बनता है जिसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, वो 1316 से 1320 तक शासन करता। तो क्या आ गए शासक? 5 आ गए। ठीक है, कौन?
पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दूसरा रुकनुद्दीन इब्राहिम, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा शिहाबुद्दीन उमर और पांचवा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। पहले का शासन 1290 से 1296 ईस्वी में, दूसरे का शासक 1296 ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी तक, और तीसरे का शासक अलाउद्दीन खिलजी का 1316 से 1296 से 1316 ईस्वी तक। उसके बाद में शिहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी में, मात्र 16 दिन तक शासक बनता है। उसके बाद में आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो अलाउद्दीन का पुत्र था, 1316 से 1320 ईस्वी तक। इसमें खिलजी वंश में कितने शासक थे? 5 शासक, जो आपको बता दिया मैंने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, नंबर 2 रुकनुद्दीन इब्राहिम, नंबर 3 अलाउद्दीन खिलजी, नंबर 4 शिहाबुद्दीन उमर और नंबर 5 कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अब मैं बता रहा हूँ आपको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, आपको बताता हूँ कि खिलजी वंश की सत्ता स्थापित होने की, ठीक है, खिलजी वंश की सत्ता स्थापित होने को हबीब और निजामी ने, ठीक है, खिलजी वंश की सत्ता स्थापित होने से जो एक लेखक थे, जो इतिहासकार थे, हबीब और निजामी द्वारा खिलजी क्रांति की संज्ञा दी। किसकी? खिलजी क्रांति की संज्ञा दी। उसके बाद में खिलजी क्रांति का नेता, वो आपको पता है, खिलजी क्रांति का नेता या खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद में इसने क्या करा था कि जलालुद्दीन खिलजी ने, क्योंकि इससे पहले क्या होते थे, अमीर के माध्यम से शासक बनते थे, उलेमा के माध्यम से शासक बनते थे, और आपके जनता के द्वारा माध्यम से शासक बनते थे, क्योंकि जो ही उलेमा कहते था वही शासक बनते था। उलेमा और अमीर, जो तुर्क सरदार अमीर थे, उलेमा और आपका जनता के माध्यम से, ठीक है, तो ये शासक बनते थे। ये प्रणाली पीछे चलती आती रही थी गुलाम वंश में, ठीक है। अब ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बना था, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी, संस्थापक था, तो इसने इनके बिना सहयोग से, ठीक है, किसके बल से? शक्ति के बल से। किसके बल से? शक्ति से बल से ये गद्दी पर बैठा था। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बाकी जो पहले शासक था गुलाम वंश का, अमीर, उलेमा और जनता के माध्यम से, ये ऐसा नहीं था, नहीं किसी ने इसने उलेमा की सहायता ली, नहीं अमीरों की सहायता ली, नहीं जनता के माध्यम से सहायता ली। इसने शक्ति के बल पर ही राजगद्दी पर बैठा, क्योंकि 1290 ईस्वी में क्यूमर्स की हत्या कर दी इसने और स्वयं में घोषित कर दिया। और उससे पहले भी जो केकुबाद था, वो यमुना नदी पर फेंक दिया। और किसने फेंका था? सरदार था खिलजी सर, तुर्केश, ठीक है, तुर्केश था, उसने यमुना नदी पर, क्योंकि केकुबाद को लकवा ग्रस्त था, इसलिए उसको वह नदी में जिंदा ही फेंक दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। उसके बाद में उसको 3 वर्ष का एक पुत्र था, 3 वर्ष का था, कौन? क्यूमर्स। और क्यूमर्स संरक्षक किसको मिल गई? जलालुद्दीन फिरोज को उसका स्वयं संरक्षण बन गया, और बनने के बाद में उसके भी 1290 ईस्वी में हत्या करवा दी। और फिर ये सुल्तान, वहां से एक वंश निकलता है, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका कार्यकाल है 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी में। तो ये हबीब और निजामी ने क्या कहा है? खिलजी वंश को क्रांति की संज्ञा दी। उसके बाद में संस्थापक कौन है इसका? जलालुद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश का नेता कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद में क्या होता है कि ये एक जगह थी अफगानिस्तान, ठीक है, एक जगह थी अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में एक जगह है हेलमट, ठीक है, एक हेलमट घाटी रहती है, उसके जो आसपास हेलमट घाटी, कहाँ पर? अफगानिस्तान के पास में हेलमट घाटी के आसपास एक प्रदेश होता है, खिलजी प्रदेश। वो काफी प्रसिद्ध होता है, जिसी कारण इन्हें क्या बोला जाता है? तुर्क खिलजी बोला जाता है। और तुर्क खिलजी के बाद में ये काफी लंबे समय के जब वहाँ जीवन यापन करते हैं, तो ये अफगानिस्तान की जो पठान थे, उनकी रीति रिवाज को फॉलो कर लेते हैं, अपना लेते हैं। और अपनाने के बाद में फिर क्या होता है कि ये इसलिए कट्टर नहीं होता, जैसे गुलाम वंश का सिस्टम चलता आ रहा था, ये कट्टर होते थे, ये इतना कट्टर नहीं होते कि ये एक दयालु होते थे। इसलिए इसका अनुभव उल्लेख मिला है कि इसलिए खिलजियों में अन्य तुर्की जैसी कट्टरता नहीं थी। अन्य जैसे तुर्की जो तुर्की थे, वो कट्टरता थे और परिणाम से बलवंत था, ठीक है, लोहे नृत्य की अपनाई थी। तो ये ऐसे थे कि ये इतने कठोरता नहीं थे। तो आगे चलकर ये क्या हुआ, आप चल देखें
खिलजी वंश की सत्ता स्थापित होने को हबीब तथा निजामी द्वारा खिलजी क्रांति की संज्ञा दी गई। खिलजी क्रांति का नेता तथा खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था और उसने अमीरों वर्ग, उलेमा वर्ग, जनता के सहयोग से नहीं बल्कि शक्ति के बल पर सत्ता प्राप्त की थी। अफगानिस्तान में हेलमंड घाटी के आसपास का प्रदेश खिलजी प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध था। वहीं पर निवास करने के कारण इन्हें खिलजी तुर्क कहा गया और काफी लंबे समय के बाद में उन्होंने अफगानिस्तान की जो पठान की रीति रिवाज अपनाने के बाद में इसलिए खिलजियों के अन्य तुर्क, ठीक है, खिलजियों के अन्य तुर्क जैसी कट्टरता नहीं थी इनमें, ठीक है, कट्टरता नहीं। उसके बाद में एक इसमें विशेषता थी कि ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सर्वाधिक उम्रदाज, ठीक है, इसकी सर्वाधिक मतलब ये ऐसा था कि ये 70 वर्ष की आयु में सुल्तान बना था, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसकी सर्वाधिक उम्र में वो सुल्तान बना था या 70 वर्ष की आयु में सुल्तान बना था। तो इसमें ये जलालुद्दीन फिरोज में एक विशेषता थी कि ये सर्वाधिक उम्रदराज सुल्तान था, यह 70 वर्ष की आयु में बना था और इसने दिल्ली के किलोकरी महल में, ठीक है, किलोकरी के महल के निकट अपना राजेश करवाया था। इसने राजेश कहाँ करवाया था? दिल्ली के जो किलोकरी वो ही महल है जो केकुबाद ने अयाशी के लिए बनाया था, ठीक है, महल के निकट अपना राजेश कराया था और राजेश करवाने के बाद में ये एक वर्ष तक ये दिल्ली के तरफ नहीं आया क्योंकि जो बलबनी अमीर थे उनके डर के मारे, ठीक है, ये दिल्ली में एक वर्ष तक नहीं उधर आया क्योंकि जो बलबनी अमीर लोग थे उनके भय के कारण ये दिल्ली नहीं आया और अपनी उदार नीति से प्रभावित होकर कौन, जो बलबनी वर्ग थे उनको अपनी उदार नीति से प्रभावित करने के बाद में उन्होंने आमंत्रित किया कहाँ पर? दिल्ली में। और किसने? कोतवाल फखरुद्दीन, वही फखरुद्दीन है जो आपका बलबन का भी मित्र था, उससे पहले भी और लास्ट में भी ये पद है, काफी दिन से पद मिलता रहता, ओहदा आते कई शासन के में इसका। तो ये फखरुद्दीन था जो कोतवाल था, इसके और इसके जो तुर्क सरदार थे, अमीर लोग थे, उसके सहयोग से ये दिल्ली आमंत्रित किया और दिल्ली आमंत्रित करने पर जो बलबन का जो सिंहासन था, कौन सा? लाल महल, उसको देखकर काफी ये भावुक हो जाता है और भावुक होने के बाद में फिर अपना ये शासन प्रशासन संचालित करता है, वो कहाँ से करता है? लाल महल से, ठीक है। यह सर्वाधिक उम्रदार सुल्तान था क्योंकि सब ज्यादा इसकी एज थी और इसकी उम्र जो सुल्तान बना था इसकी उम्र कितनी थी? 70 वर्ष की आयु में ये सुल्तान बना था, ठीक है। उसके बाद में इसने दिल्ली के किलोकरी महल के निकट अपना राज्य, ये कुछ समझा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सर्वप्रथम राज्य कहाँ करवाया था? किलोकरी महल के निकट, दिल्ली के किलोकरी महल के निकट राज्याभिषेक कराया था। यह एक वर्ष तक बलबनी अमीर वर्ग व जनता के भय से दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सका। उसके बाद में अपनी उदार नीति से बलबनी अमीर वर्ग को प्रभावित किया। अतः एक वर्ष बाद, कब? क्योंकि डर के मारे किसके बाहर नहीं आया था? बलबनी आर्य और वहां की जनता के भय से कारण ये दिल्ली की तरफ नहीं आया था और दिल्ली में नहीं आया था क्योंकि इसका जो राज्याभिषेक हुआ था किलोकरी महल के निकट इसे राज्याभिषेक करवाया था क्योंकि इसको डर था कि मेरी हत्या न कर दे, क्योंकि जो गुलाम वंश का जो क्यूमर्स था उसकी भी हत्या कर देता है और केकुबाद को ये यमुना नदी पर फेंकवा देता है जो खिलजी सरदार था तुर्केश, ठीक है। इसी कारण वहां की जनता क्रोधित हो जाती है और अमीर लोग भी क्रोधित होते हैं। तो ये डर के मारे, उनके भय के डर के मारे, वहां की जनता और अमीर के भय के डर के मारे ये दिल्ली प्रवेश नहीं करता और एक वर्ष बाद ही, ठीक है, तुरंत एक वर्ष बाद ही जो कोतवाल होता है फखरुद्दीन तथा उनके अन्य अमीर इसे दिल्ली आमंत्रित करते हैं क्योंकि बलबनी अमीर लोग थे, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उनको प्रभावित करता है उदार नीति के कारण, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है? दिल्ली दरबार में इसको आमंत्रित किया जाता है, किसके माध्यम से? कोतवाल फखरुद्दीन और अन्य अमीर से दिल्ली आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद में दिल्ली में लाल महल के स्थित बलबन के सिंहासन को देखकर भावुक हो गया। इसने लाल महल में ही शासन संचालित किया था। इसने संचालित कहाँ से किया था? लाल महल से। ये कुछ समझाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शासन संचालित किया था लाल महल। लाल महल वही लाल महल है जो आपका बलबन की राजगद्दी थी और बलबन का वहाँ दरबार था, उसी लाल महल से ही इस शासन और प्रशासन को संचालित करता है कौन?
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने जो पद का जो निर्वाचन किया था और इसने बहुत ही होशियार से, किसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो पद दिया था, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने पदों के विवरण में सामंजस्यपूर्ण नीति अपनाई थी, मतलब आराम से। तो पद कौन था? कोतवाल का पद किस पे था? फखरुद्दीन। जो आपके पहले भी ये पद किस पे था? बलबन के समय पे भी, जो बलबन का जो मित्र भी था, तो ये पद उसी पे रहा, क्योंकि जो कोतवाल पद था फखरुद्दीन पे था उस समय भी, और केकुबाद पे भी फखरुद्दीन था, और आपका क्यूमर्स में भी फखरुद्दीन था। तो इसमें कोई चेंज ही नहीं करी। उसके बाद में वजीर पद ख्वाजा खातिर, ठीक है, वजीर पद किस पे नियुक्त किया? ख्वाजा खातिर, जो बलबन के समय भी वजीर रहे थे। कौन? ख्वाजा बलबन के समय भी वजीर रहे थे, तो वजीर पद इनको दिया। और जो राज्यपाल बना था कड़ा मानकपुर का, जो राज्यपाल बनाया था मलिक छज्जू, ठीक है, राज्यपाल मलिक छज्जू कहाँ का बनाया था? कड़ा मानकपुर का राज्यपाल बनाया था मलिक छज्जू को, जो बलबन का भतीजा था। मलिक छज्जू क्या था? बलबन का भतीजा। और ख्वाजा खातिर जो वजीर पद था, ये बलबन के वजीर पहले भी रहे थे, और कोतवाल ये पद था ये फखरुद्दीन, उससे पहले भी फखरुद्दीन थे, और आपके बलबन काल में भी फखरुद्दीन थे, और केकुबाद में भी फखरुद्दीन थे। तो यहाँ पे चेंज नहीं किया, एक तो कोतवाल का और वजीर का, क्योंकि वजीर का चेंज हो गया था उसमें केकुबाद में, ठीक है। तो इसने क्या करा, जो औहदा था, जो नियुक्ति की थी पद पर दरबार में, दरबार से बाहर, तो कोतवाल का कोई चेंज नहीं किया, फखरुद्दीन ही रहा, और वजीर पद किसको मिला? ख्वाजा खातिर को, जो ये पहले भी बलबन के काल में वजीर रह चुके थे। उसके बाद में कड़ा मानकपुर का राज्यपाल किसने बनाया? मलिक छज्जू को, जो बलबन का भतीजा था। उसके बाद में अमीर हाजिब, ठीक है, पद था अमीर हाजिब, ये पद था दरबारी शिष्टाचार का अधिकारी होता था, ठीक है, दरबारी शिष्टाचार का प्रधान अधिकारी होता था। कौन? अमीर हाजिब। इस पद पर किसको बनाया, बैठाया? अहमद चप को, सुल्तान का भांजा था, ठीक है, कि सुल्तान का, ये आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भांजा था अहमद चप, जिसको पद को दिया था अमीर हाजिब। उसके बाद में आलिज मुमालिक, ठीक है, आलिज मुमालिक क्या होता था? ये सैन्य मंत्री होता, ठीक है, सैन्य मंत्री। इसको पद को किसको दिया? यकरस खां, जो सुल्तान का भाई था, मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भाई था। कौन? यकरस खां, ठीक है, यकरस खां, जिस पद दिया था आलिज मुमालिक। उसके बाद में जो छोटे पुत्र कदर खां और बड़े पुत्र खाने खाना, ठीक है, छोटा पुत्र कदर खां और बड़े पुत्र खाने खाना को दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दिया था, ठीक है, किस किसको? कदर खां को और बड़े पुत्र खाने खाना को भी दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दिया था। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और जबकि अपने पुत्र, एक पुत्र और था इसका अरकली खां, ठीक है, एक पुत्र और था इसका अरकली खां, इसको कहां पर? मुल्तान का राज्यपाल घोषित कर दिया था, ठीक है, कहां का? मुल्तान का राज्यपाल घोषित कर दिया था। अरकली खां भी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का पुत्र था। बड़े पुत्र, जो बड़ा पुत्र था, और एक छोटे पुत्र थे कदर खां और खाने खाना, वो दरबार में एक बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण स्थान दिया। और इसका एक दूसरा पुत्र था अरकली खां को मुल्तान का राज्यपाल घोषित कर दिया। उसके बाद में भतीजा था, भतीजा कौन था? सुल्तान का, मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी और अलमास बेग को, ठीक है, किस किस को? अलाउद्दीन खिलजी तथा अलमास बेग को दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी था, ये जलालुद्दीन फिरोज का भतीजा था। और उसके बाद में भतीजा और था इसका अलमास बेग, उसको दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। किसने दिया गया था? ये पद कौन था? कोतवाल का फखरुद्दीन, वजीर ख्वाजा खातिर, बलबन के वजीर रहे थे पहले ही। राजपाल कड़ा मानकपुर का मलिक छज्जू, ये बलबन का भतीजा था। अमीर हाजिब अहमद चक सुल्तान का भांजा था, जो दरबारी शिष्टाचार का अधिकारी होता था। आलिज मुमालिक सैन्य मंत्री होता था। यकरस खान सुल्तान का भाई था, ठीक है। उसके बाद में छोटे पुत्र कदर खां और खाने खाना को दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। उसके बाद में एक अलग पुत्र था, एक पुत्र था इसका अरकली खां को मुल्तान का राज्यपाल घोषित किया। और इसके दो भतीजे थे, अलाउद्दीन खिलजी तथा अलमास बेग को भी दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। किसने दिए थे? ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने।
जलालुद्दीन खिलजी की राजनीतिक उपलब्धियां। जलालुद्दीन की क्या क्या राजनीतिक उपलब्धियां थी। एक तो इसको छज्जू मल्लू का मलिक छज्जू का जो इसका था भतीजा था वो विद्रोह करा था, और आपका विद्रोह हुआ था सियुद्दीन मौला। और वर्णी ने क्या क्या बोला था, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्या था कि 1290 ईस्वी में सुल्तान कड़ा मानकपुर, ठीक है, सुल्तान कड़ा मानकपुर जो राज्यपाल था मलिक छज्जू, ठीक है, मलिक छज्जू के विद्रोह में क्या हुआ था कि जो मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया था, जो कौन था, बलबन के भतीजा, ठीक है, बलबन का जो भतीजा था 1290 ईस्वी में, जो बलबन का भतीजा था मलिक छज्जू ने, जो जलालुद्दीन फिरोज ने राज्यपाल बनाया था कड़ा मानकपुर का, ठीक है। तो ये 1290 में विद्रोह कर देता है, और विद्रोह करने के बाद में सुल्तान, ठीक है, सुल्तान किसको भेजता है इसको दमन करने के लिए, विद्रोह को, किसका, मलिक छज्जू का एक अरकली खां था, इसका पुत्र था, उसको भेजता है, और भेजने के बाद में विद्रोह दबा देता है, और दबा के उसको बंदी बना लेता है। ठीक, कौन, अरकली खां, कौन, जो जलालुद्दीन फिरोज का जो लड़का था अरकली खां, इस विद्रोह को दमन कर देता है, और दमन करने के बाद में इसको बंदी बनाकर दरबार में पेश करता है। किसके दरबार में पेश करता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबार में पेश करता है। और ये जलालुद्दीन फिरोज इतना कठोर नहीं था, नहीं इतना कट्टर था। ये क्या करता है, जब इसका जो लड़का जो कड़ा मानकपुर का राज्यपाल जो बलबन का भतीजा होता है, कौन होता है, बलबन का भतीजा होता है मलिक छज्जू, और जलालुद्दीन फिरोज को राज्यपाल बना देता है कड़ा मानकपुर का। जब ये विद्रोह कर देता है 1290 ईस्वी में, तो सुल्तान मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने बेटे को भेजता है अरकली खां। अरकली खां इसको हरा देता है, हराने के बाद में विद्रोह का दमन कर देता है, और इसको बंदी बनाकर दरबार में पेश करता है। जब बंदी बनाकर दरबार में पेश करता है मलिक छज्जू को, तो सुल्तान इसको दंड नहीं देता, और सुल्तान इसको कहाँ भेज देता है, मुल्तान भेजने के बाद में जब ये वहां चला जाता है, तो राज्यपाल या सूबेदार, ठीक है, तो सूबेदार किसको नियुक्त करता है, अपने भतीजे को। भतीजे कौन था, 2 भतीजे थे, ये भतीजे किसको करता है, अलाउद्दीन खिलजी को, कहाँ का, कड़ा मानकपुर का सूबेदार नियुक्त करता है। और नियुक्त करने के बाद में वहां एक उपाधि देता है इसको, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को अमीर तुजुक नामक पद की पर भी नियुक्त करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी किसका राज्यपाल या किसका सूबेदार बना था, तो किसका बना था, कड़क मानकपुर। किसके शासनकाल में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद में एक पद भी देता है, कौन, सुल्तान इसको अमीर तजुक नाम पद से भी नियुक्त करता है। और वर्णी के अनुसार, क्योंकि वर्णी क्या कहता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, कि सुल्तान उदार नीति के कारण चोरी तथा ठगी बंद की गई थी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि वर्णी के अनुसार, वर्णी क्या कहते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, कि सुल्तान उदार नीति के कारण, क्योंकि सुल्तान उदार नीति के कारण, क्योंकि उदार नीति के कारण ये अमीर लोगों को मिला था, और अमीर लोगों ने इसको, जो तुर्क अमीर लोग थे, उन्होंने आमंत्रण किसको किया था, इसको किया था, क्योंकि एक बार तक दिल्ली के इर्द गिर्द नहीं आया था, और लाल महल से वहां से सल्तनत किया था। उससे पहले किलो खरी के महल में इसने राजभिषेक करवाया था। तो क्या होता है कि वर्णी के अनुसार, वर्णी कहते हैं कि सुल्तान उदार नीति के कारण चोरी तथा ठगी बंद की गई थी, क्योंकि जब चोरी ठगी बंद करी थी, उस समय एक ऐसा दरबार में आया था केस, कि जो चोरी करने वाले, ठगी करने वाले इसके दरबार में आते हैं, और बंदी बनाकर सेनापति इसके दरबार में पेश करते हैं। और दरबार में पेश करने के बाद में ये उनसे कहता है कि आप ठगी और चोरी आप क्यों करते हैं, क्योंकि इसलिए वर्णी ने बोला था कि सुल्तान की राजनीति, उदार राजनीति के कारण ठगी और चोरी बंद हो जाती है। तो उस समय चोरी और ठगी वाले को दरबार के पेश किया जाता है, किसके दरबार में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पेश किया जाता है। और पेश करने के बाद में सुल्तान पूछता है कि आप चोरी और ठगी क्यों करते हैं,
और इसको उनको चोरी और ठगी वाले को दंड नहीं देता, और दंड नहीं देने के बाद में ये उनको कहाँ भेज देता है, बंगाल भेज देता है, इसलिए बर्नी कहते हैं। और 1290 ईस्वी में सिद्धू मौला, ठीक है, विद्रोह होता है 1290 में भी। मलिक सज्जू का जो बलबन का भतीजा था वो ही विद्रोह करता है। दमन कौन करता है इसको, एक सुल्तान का बेटा था, जलालुद्दीन फिरोज का बेटा था अली खां, उसको विद्रोह को दमन करता है और उसको बंदी बनाकर दौरा में ले आता है और उसको सजा नहीं देता। वे सुल्तान कहाँ पहुँच जाता है, उसको मुल्तान भेज देता है। उसके जेब किसको नियुक्त करता है, कड़ा मानिकपुर का जो उसका भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी को, और एक पद और देता है यहाँ पे, वो पद का नाम था अमीर तुजुक नामक पद पर नियुक्त करता है। उसके बाद में 1290 में भी एक सिद्दी मौला का विद्रोह होता है, और इतना कठिन विद्रोह होता है क्योंकि ये क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दमन किया था है, ठीक है। क्योंकि जो सिद्दी जो मौला था ये बाबा फरीद का अनुयायी था और ईरान या फारस का धनी व्यक्ति था, ठीक है। ये कौन था, ये सिद्दी जो मौला था 1290 में विद्रोह करता है, ये बाबा फरीद का अनुयायी था। वही बाबा फरीद हैं जो बलबन के दामाद कहे जाते हैं। तो ये फारस का अमीर व्यक्ति था और प्रसिद्ध व्यक्ति था, और अनुयायी किसका था, बाबा फरीद का। तो क्या होता है कि ये राज घराने से संबंध बना लेता है विवाह के साथ साथ, और ये षड्यंत्र करना चालू कर देता है जिससे कि राजगद्दी पर मैं बैठ जाऊं, ठीक है। कौन, ये सिद्दी मौला, ठीक है। कौन, सिद्दी मौला 1290 में। तो ये जब राज परिवार से संबंध बना लेता है, विवाहित संबंध बना लेता है, विवाहित संबंध बनने के बाद में षड्यंत्र करने लगता है, और षड्यंत्र करने के बाद में ये सोचता है कि इससे बाद में मैं यहाँ उत्तराधिकारी मैं बनूंगा, क्योंकि राज परिवार से संबंध बना लेता है। और विवाहित संबंध करने के बाद में षड्यंत्रकारी काफ़ी सारे का होता है, और ये धनी व्यक्ति भी होता है, और अनुयायी होता है बाबा फरीद का। तो इसकी बात को पता पड़ जाती है आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, और जलालुद्दीन फिरोज को पता पड़ने के बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हाथियों के पैरों से कुचलवाकर, क्योंकि क्रूरतापूर्वक एक दंड था, हाथियों के पैरों से कुचलवाकर इसकी हत्या करवा देता है, किसकी, सिद्दी मौला की। और हत्या करने के बाद में वहाँ पे सर्वप्रथम एक क्रूरतापूर्वक दमन करता है। उससे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ऐसा कोई क्रूरतापूर्वक नहीं करता, क्योंकि षड्यंत्र करता है, क्योंकि राज परिवार से वैवाहिक संबंध बनाने के साथ में षड्यंत्र करना चालू कर देता है, जिससे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को हत्या करवाने का षड्यंत्र करता है, जिससे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता पड़ जाता है। और पता पड़ने के बाद में ये क्या करता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हाथियों के पैरों के नीचे इसको कुचलवा देता है जब तक इसका दम निकले। ये बहुत भयंकर क्रूरतापूर्वक दमन था जो आपका 1290 में सिद्दी मौला का विद्रोह का था, ठीक है। बारह सौ 1290 ईस्वी में सुल्तान ने 2 अभियान किए, ठीक है। 1290 में सुल्तान ने 2 अभियान किए। नंबर 1, पहला अभियान रणथंभौर के, ठीक है। एक रणथंभौर का अभियान किया था, इसने आक्रमण किया था, और वहाँ का उस टाइम पे राजपूत शासक कौन था, हमीर देव, ठीक है। किसके ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रणथंभौर पे जलालुद्दीन फिरोज ने कब आक्रमण किया, 1290 ईस्वी में। और वहाँ का जो राजा था, वहाँ का जो शासक था, उसका क्या नाम था, हमीर देव। जो राजपूत शासक था हमीर देव को युद्ध किया। सुल्तान ने मार्ग में पड़ने वाला, ठीक है, एक छोटे से जैन किले, ठीक है, सुल्तान ने मार्ग पे पड़ने वाला एक जैन किले पर अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद में वो रणथंभौर का किले को फतेह नहीं कर पाया, और फतेह करने के बाद में ये वापस लौट गया। और वापस लौटने के बाद में इसने क्या बोला कि मैं मुसलमान के एक बाल की तुलना में रणथंभौर जैसे 10 किलो को कम मूल्यवान समझता हूँ। जब इसने 2 अभियान किया, पहला जो अभियान था 1290 में, किसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तो इसमें पहला जो अभियान किया था, इसने रणथंभौर का अभियान किया था। तो रणथंभौर के उस टाइम में शासक था, राजपूताना शासक थे हमीर देव के विरुद्ध किया। और जब रणथंभौर सेना पर यह आक्रमण करने के बाद में सफल नहीं हुआ, तो रास्ते में एक जैन किले पड़ता था, इसने जलालुद्दीन फिरोज ने उसको फतेह कर लिया। और फतेह करने के बाद में रणथंभौर पर ये फतेह नहीं पा पाया, और ये वापस आ जाता है। और वापस आने के बाद में
ये कहता है कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता है कि मैं मुसलमान के एक बाल की तुलना में रणथंभौर जैसे 10 किलों को कम मूल्यवान समझता हूँ। किसने क्या कहा था, ये कथन आता है कि किसने कहा था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। उसके बाद में 1292 ईस्वी में राजपूताना पर आक्रमण करके मंडोर किला, क्योंकि जो ये स्थान था मंडोर किला, ये राजपूताना का इलाका था, राजपूताना यहाँ शासन था। जैसे रणथंभौर पर राजपूताना शासन था, तो ऐसे मंडोर का किला पर 1292 ईस्वी में आक्रमण करने के बाद में इसे जीत लेता है। लेकिन पुनः राजपूत इस किले को दोबारा कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, 1292 में राजपूताना जो किला है मंडोर पर आक्रमण करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद में क्या होता है कि पुनः शीघ्र ही राजपूताना ने पुनः इस किले पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद में 1292 ईस्वी में एक मंगोल नेता मंगोल आक्रमण होता है, जो हलाकू का पोता होता है। किसका पोता, हलाकू का पोता होता है अब्दुल्ला। ठीक है, क्योंकि 1292 में ही मंगोल आक्रमण होता है, और मंगोल आक्रमण होने के बाद में ये किसका पोता था, ये जो मंगोल नेता था हलाकू का एक पोता था जिसका नाम था अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण 1292 में होता है। और इस मंगोल आक्रमण हुआ था, सुल्तान ने इनसे संधि कर ली, क्योंकि जब 1292 में मंगोल आक्रमण होता है किसके नेतृत्व में, अब्दुल्ला के में। और अब्दुल्ला कौन था, ये पोता था हलाकू जो मंगोल नेता था, हलाकू मंगोल नेता का पोता था अब्दुल्ला। ये 1292 ईस्वी में आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के बाद में सुल्तान मतलब जलालुद्दीन फिरोज इससे संधि कर लेता है। और संधि करने के तहत, ठीक है, संधि करने के बाद में यहाँ पर एक चंगेज खां का वंशज होता है। ठीक है, चंगेज खां का वंशज होता है इस संधि के तहत ही। चंगेज खां का वंशज होता है जिसका नाम था, चंगेज खां वंशज था उलुग खां। ठीक है, यहाँ पे जो संधि होती है क्या होता है, जो 1292 ईस्वी में, जब 1292 ईस्वी में मंगोल आक्रमण होता है, और मंगोल आक्रमण कौन करता है, जिसकी सेना नेतृत्व अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला कौन था, ये आपका मंगोल नेता था, हलाकू का पोता था। और आक्रमण करने के बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इनसे संधि कर लेता है, और संधि के तहत ही एक वंशज था, चंगेज खां का वंशज था उलुग खां। ठीक है, चंगेज खां का वंशज था उलुग खां अपने 4000 सैनिक, इसके साथ में 4000 सैनिक के साथ में इस्लाम धर्म को कबूल कर लेता है। कौन, उलुग खां के साथ में 4000 सैनिक और होते हैं। इस्लाम धर्म को कबूल करने के बाद में, स्वीकार करने के बाद में क्या होता है, उनमें से 9 अनुयायी, ठीक है, उनमें से 9 अनुयायी भारत में रुकने का संकल्प लेते हैं और भारत में रुक जाते हैं। और रुकने के बाद में उन 9 इस्लाम अनुयायी भी भारत में रुकने का अपना विचार बनाते हैं, और वो रुक भी जाते हैं भारत में। और इसको क्या बोलते हैं फिर, इसको क्या बोलते हैं, नवीन मुसलमान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब 9 इस्लाम, क्योंकि 4000, ठीक है, 4000 उलुग खां था। ये किसका था, ये चंगेज खां का वंशज था, चंगेज खां का वंशज था उलुग खां। ये 4000 सेना के साथ मिलकर ये इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है। और इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के बाद में उनमें से 9 जो अनुयायी, इस्लाम अनुयायी होते हैं, वो भारत में रुकते हैं। और रुकने के बाद में उनको एक इस नाम से जाना जाता है, नवीन, किस नाम से, नवीन मुसलमान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, नवीन मुसलमान। ठीक है, क्योंकि जो 4000 सैनिक और प्लस उलुग खां, ये दोनों मिलकर 4000 सैनिक, मतलब उलुग खां के साथ साथ ही 4000 सैनिक और होते हैं, वो भी इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं। और उनमें से 9 जो मुसलमान होते हैं अनुयायी, वो भारत में रुकने के लिए सोचते हैं, और बाद में ये भारत में रुक जाते हैं। क्योंकि जो 9 इस्लाम अनुयायी भारत में रुकने का निश्चित करते हैं। कौन से, वो 4000 प्लस उलुग खां। तो क्या हो गया, 4000 एक हो गया।
ठीक है, क्योंकि 4001, क्योंकि 4000 सैनिक होते हैं जो इस्लाम धर्म का उठते हैं, उनके साथ में उलुग खां होता है जो चंगेज खां का वंशज होता है। तो इनमें से ही 9, जिनमें से उलुग खां भी रुकता है, 9 में से 9 इस्लाम अनुयायी बाद में रुकने का निश्चित करते हैं, और निश्चित करने के बाद में उनको अन्य नाम से भी और जाना जाता है, नवीन मुसलमान कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? नवीन मुसलमान। ठीक है, तो ये एक अभियान है। उसके बाद में क्या होता है कि 1292 ईस्वी में ही जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के उसके जो भतीजे, कौन सा, जलालुद्दीन खिलजी ने 2 अभियान किए थे। ठीक है, 2 अभियान किए थे। पहला अभियान 1292 ईस्वी में भिलसा, जो विदिशा के मध्य प्रदेश में मालवा का अभियान था। उस वहां पर काफी धन लौट कर, और इतना धन लूटता है वहां पर, लेखक कहते हैं कि उसके धन के बराबर इतना धन नहीं मिलता, और इसी धन के प्रयोग से ही जलालुद्दीन बाद में क्या करता है कि जलालुद्दीन मतलब बाद में जो भेजता है, 2 अभियान करता है। कौन? अलाउद्दीन, जो आपका सूबेदार कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे फिरोज शाह, मतलब सॉरी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कड़ा मानिकपुर का सूबेदार किसको नियुक्त कर देता है? राज्यपाल, आपका इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी 1292 में 2 अभियान करता है। एक तो होता है भिलसा, विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है, एक अभियान होता है। तो उस अभियान से काफी धन लूटता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और धन लूटने के बाद में इसी धन से आगे चलकर अपना प्रशासन शक्ति बनाना चालू कर देता है, और बाद में अलाउद्दीन अपने चाचा को, मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है रास्ते के बाद में, क्योंकि ये लेटर तो और कुछ लिखता है कि मैं इस अभियान में जा रहा हूँ, पर ये विपक्ष और इसको पता पड़ जाता है सरदार के माध्यम से कि यहाँ पे इतना धन है, जिसके लिए वो धन के लिए आक्रमण करता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए या किसी प्रशासन चलाने के लिए उसको पैसा की जरूरत है, इसलिए वहां पर आक्रमण करता है। ठीक है, 1292 में ही अलाउद्दीन खिलजी ने 2 अभियान किए थे। एक अभियान भिलसा, मतलब भिलसा अभियान था जो विदिशा मध्य प्रदेश मालवा में, और दूसरा अभियान किया था इसने देवगिरी राज्य पर। तो 1292 ईस्वी में ही अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान 2, तो पहला अभियान था भिलसा विदिशा जो मध्य प्रदेश मालवा अभियान था। इसमें क्या हुआ कि इसमें मंदिरों को लूटना तथा यहाँ से काफी धन अर्जित किया था। और यहाँ पे धन अर्जित करने के बाद में, क्योंकि जब भिलसा अभियान 1292 में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने 2 अभियान किए थे उसी दौरान, 1292 ईस्वी में भिलसा पर और 1296 ईस्वी में आपका देवगिरी राज्य पर। तो जब भिलसा पर आक्रमण किया था, और भिलसा पर आक्रमण करने के बाद में वहाँ के मंदिरों को लूटा, और मंदिरों के साथ साथ में वहाँ पर जो प्रसिद्ध स्थान थे उनको लूटा, और वहाँ से काफी धन मिला। और धन मिलने के बाद में क्या होता है कि इतना धन मिलता है वहाँ से कि सुल्तान को उसी धन में से एक भाग, ठीक है, एक भाग किसको देता है? सुल्तान को देता है, मतलब जलालुद्दीन फिरोज को देता है। और जलालुद्दीन फिरोज खुश होकर, मतलब प्रसन्न होकर, क्योंकि जब धन मिलता है इतना, और उसमें से भी एक भाग अलाउद्दीन अपने चाचा को जलालुद्दीन फिरोज को दे देता है। तो खुश होने के बाद में ये क्या करता है कि ये अवध का सूबेदार, पहले कड़ा मानिकपुर का सूबेदार राज्यपाल बनता है, उसके बाद में ये फिर अवध का सूबेदार इसको बना दिया जाता है। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज इसको कहाँ का सूबेदार बना देता है? अवध का। और उसके साथ साथ एक पद और दे जाता है, पद और देता है जो था आरजे ममालिक। ठीक है, एक, क्योंकि जो 1292 ईस्वी में जो भिलसा पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन, तो आक्रमण करने के बाद में वहां से मंदिर लूटता है और काफी धन वहां से लूटता है। तो उसी धन में से जो लूटा हुआ धन था, एक भाग सुल्तान को दे देता है, मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दे देता है। और देने के बाद में प्रसन्न होकर सुल्तान इसको एक पद मिलता है, किसका? आरजे ममालिक, जो एक सैन्य मंत्री होता है। ठीक है, सैन्य मंत्री मतलब सैन्य प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि जो ये सबसे बड़ा पद था सैन्य मंत्री। ठीक है, और ये चाहता भी था कि ये पद मेरे को ओहदा यदि बड़ा मिल जाता है तो मैं वहां से अपना काम सफल बना सकूं। और पद के साथ में सुल्तान अवध का इसको सूबेदार नियुक्त कर देता है। फिर 1296 ईस्वी में, ठीक है, फरवरी 1296 में दूसरा अभियान करता है अलाउद्दीन खिलजी, किस पर?
जो दक्षिणी राज्य था देवगिरी राज्य पर, उस पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद में वहां से धन लूटता है। और धन लूटने के बाद में, क्योंकि जब ये भिलसा पर आक्रमण करता है, ये कुछ समझ आता है कि जब देवगिरी राज्य की जानकारी अलाउद्दीन खिलजी से कहाँ से मिली थी, जब भिलसा पर आक्रमण करता है 1292 में, तो वहीं पर ही कुछ सरदारों के माध्यम से तो ये इसको जानकारी होती है कि जो दक्षिणी में जो राज्य है, देवगिरी राज्य है, वहां पर काफी धन है और धन संपत्ति है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं वीडियो क्वेश्चन को बताता हूँ, क्योंकि जो दक्षिणी राज्य और ये प्रथम, ठीक है, ये प्रथम दक्षिणी अभियान था जो दक्षिणी में, क्योंकि उससे पहले कोई भी दक्षिणी अभियान नहीं करता, और इसी को ही दक्षिणी भारत का किया गया पहला आक्रमण इसी को माना जाता है। ठीक है, दक्षिणी भारत का जो पहला आक्रमण माना जाता है आपका 1296 ईस्वी में फरवरी 1296 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का जो देवगिरी राज्य पर आक्रमण किया था, इसी को ही पहला आक्रमण माना जाता है। और इसकी जानकारी जब इसने 1292 ईस्वी में भिलसा पर आक्रमण किया था, तो इसकी जानकारी उसी आक्रमण से मिली थी। ठीक है, और आक्रमण मिलने के बाद में जब ये वहां से लूटपाट करता है, धन काफी मिलता है, और इसी के धन के बल से ही सत्ता प्राप्त करने की गुप्त योजना बनाता है, क्योंकि यहाँ से धन इतना लूटता है और आगे चलकर, क्योंकि धन तो भिलसा से लूटता है और भिलसा से इतना धन नहीं मिलता जितना कि दक्षिणी के जो देव राज्य था उससे मिलता है। और यहीं से अपनी ये दिल्ली की, ठीक है, यहीं से बदौलत से दिल्ली की सत्ता का प्राप्त करने की गुप्त योजना बनाता है और अमीर लोगों को धन देकर अपनी तरफ कर लेता है, अधिकारियों को धन देकर अपनी तरफ कर लेता है, जो आगे चलकर ये सुल्तान भी बनता है। ठीक है, आगे चलकर सुल्तान भी बनता है। अब देखिए इसमें 1292 ईस्वी में सुल्तान के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने 2 अभियान किए। एक पहला अभियान भिलसा विदिशा मध्य प्रदेश मालवा अभियान था। मंदिरों को लूटता है तथा काफी धन अर्जित करता है। यहाँ के धन का एक भाग सुल्तान को देता है। सुल्तान प्रसन्न होकर अवध का सूबेदार बना देता है और आरिज़ ममालिक पद देता है। उसके बाद में दूसरा अभियान 1296 ईस्वी में फरवरी 1296 ईस्वी में करता है अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिणी राज्य देवगिरी के विरुद्ध किया था है और दक्षिणी भारत पर किया गया पहला आक्रमण इसी को माना जाता है। अतः भिलसा पर आक्रमण किया था। इसी के दौरान इसको जानकारी मिली थी कि देवगिरी राज्य की धन संपत्ति के बारे में। इसी की बदौलत से दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने की गुप्त योजना बनाई जाती है। कब? जब दक्षिण देवगिरी राज्य पर आक्रमण करता है। क्या होता है कि फरवरी 1296 ईस्वी में दक्षिणी के देवगिरी राज्य पर आक्रमण करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसका जो राजा रहता है, दक्षिणी देवगिरी राजा रहता है, वो रहता है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, एक बात और कि मुसलमानों का दक्षिण भारत में पहला आक्रमण था। ठीक है, जो मैंने बताया था कि ये 1296 में था। ये दक्षिणी भारत का पहला आक्रमण था। उसमें भी मुसलमानों का दक्षिण भारत में पहला आक्रमण था। ठीक है, मुसलमानों का दक्षिणी भारत में पहला आक्रमण था। अब क्या होता है, इस अभियान को अलाउद्दीन खिलजी गुप्त रखता है, क्योंकि जो अभियान था उसने 2 अभियान किया था। एक तो भिलसा का अभियान, और भिलसा के अभियान से ही इसको जानकारी हुई थी 1292 ईस्वी में, तो जो दक्षिणी में देवगिरी राज्य है वहाँ पर धन दौलत ज़्यादा है, और जिससे कि मैं आपको अपना जो साम्राज्य है मैं आगे को बढ़ाऊंगा, अपना महत्वाकांक्षी भी बढ़ाऊंगा। उसके बाद में भी फिर इसको उपाधि भी दे दी थी सुल्तान ने भिलसा के बाद में, क्योंकि सैन्य मंत्री भी बन गया था और आपका अवध का सूबेदार भी था, कड़ा मानकपुर का भी राज्यपाल भी था ये, तो इसकी शक्ति ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जिससे कि इसने इसका प्रयोग किया। और ये जो दूसरा अभियान था 1296 में जो दक्षिणी देवगिरी राज्य का था, तो सुल्तान से इसकी अनुमति नहीं मांगी थी। ठीक है, सुल्तान से इसकी अनुमति नहीं मांगी थी। सुल्तान से जो अनुमति मांगी थी, जो मध्य भारत स्थित था चंदेरी विजय। ठीक है, मध्य भारत स्थित में चंदेरी विजय का इसने अभियान का अनुमति मांगी। किससे? जलालुद्दीन फिरोज से। लेकिन जो आक्रमण किया था 12 फरवरी 1296 में देवगिरी जो दक्षिणी अभियान था, जो देवगिरी राज्य था, उस पर आक्रमण किया। पर जो अनुमति मांगी थी जो मध्य भारत स्थित में है चंदेरी विजय का, क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज से अनुमति मांगी थी चंदेरी विजय की, और इसने आक्रमण कहाँ करा था?
देवगिरी राज्य करा था। और देव राज्य क्यों करा था? क्योंकि जो भिल आक्रमण करा था 1252 ईस्वी में, इसके बारे में वहां से ही जो सरदार थे भिल आक्रमण से ही जानकारी इसको मिल गई थी अलाउद्दीन खिलजी को कि देवगिरी राज्य में काफी धन है, और जिससे कि इसने अपना बुद्धि का प्रयोग करने के बाद में अनुमति तो मांगी चंदेरी विजय की, जो मध्य भारत की स्थिति थी, और आक्रमण कर दिया आपका देवगिरी राज्य पर। तो इसलिए चकित रह गया था यहाँ का राजा। कौन? देवगिरी का जो राजा था वो इसलिए चकित रह गया था क्योंकि रामचंद्र एकदम चकित हो गया था कि एक साथ आक्रमण कर गए। और उसमें भी कारण क्या था? क्योंकि जो देवगिरी राज्य था ये भी शक्तिशाली था, परंतु उसमें क्या था कि जो उसका लड़का था रामचंद्र देव का, शंकर देव, वो अधिकतर जब भी सेना होयसल राज्य मतलब जो कर्नाटक की सीमा पर ले गया था, और इसको इस बात के भी पता था, इसको अलाउद्दीन खिलजी को, कि इसके उस टाइम पे सरदार थे और यहाँ के भी कुछ इसमें बीच में देवगिरी के लोग भी सरदार थे इसके, जो इसको, क्योंकि हर एक राजा का या हर एक सैनिक का या सैन्य मंत्री का हर एक राज्य और क्षेत्र में एक सिस्टम होता था जो गुप्त समिति होती थी, तो वहां से जानकारी मिली थी। और यदि मेरा मानना है कि यदि काके में रामचंद्र जो राजा था देवगिरी राजा रामचंद्र देव, यदि इसकी पूरी सेना होती तो अलाउद्दीन खिलजी इस पर विजय नहीं पा पाता, क्योंकि उसको जब पता पड़ गया था, क्योंकि किसी गुप्तचर ने बताया था कि इसका जो लड़का था रामचंद्र देव, ये अपनी अधिकतर सेना होयसल राज्य जो कर्नाटक में है वो इसकी सीमा पर ले गया है, जिससे कि तुरंत इसने अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करा देवगिरी राज्य पर, और रामचंद्र देव भी जो वहाँ का राजा था वो भी चकित रह गया, और इसमें कूटनीति के साथ में रामचंद्र देव को संधि करनी पड़ी। और संधि करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसी अभियान के दौरान एक अलीचपुर प्रांत पर अधिकार कर लिया। किस पर? अलीचपुर प्रांत पर अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद में धनराशि देने के साथ साथ, क्योंकि इसने संधि करने के बाद में रामचंद्र देव ने क्या कहा कि धनराशि जो दी थी, कौन से काफी धनराशि दी थी, और धनराशि देने के बाद में जो अलीचपुर की संपूर्ण ठीक है आय है वो कहां पर भिजवाने का आदेश दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने? दिल्ली में। और भिजवाने के बाद में यही आगे पर सत्ता को मजबूत करने के लिए जो अलाउद्दीन गद्दी पर बैठता है, यहाँ से वो धन है, क्योंकि जो अमीर लोग थे और उलमा लोग थे और जो सैनिक थे, ये यहाँ से उनको काफी धन देता है, जिसके लोग से उनको अपने तरफ कर लेता है और आगे चलकर ये सुल्तान बन जाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद में एक सुल्तान बनता है कुछ दिन के लिए, रुकनुद्दीन। कौन बनता है? ये बनता है, इसका छोटा पुत्र था, किसका? जलालुद्दीन खिलजी का छोटा पुत्र था रुकनुद्दीन इब्राहिम। ठीक है, ये 1296 मतलब एक से छोटा पुत्र था, ये 1296 में भी बनता है, क्योंकि 1296 में इसकी मौत हो जाती है। किसकी मौत हो जाती है? जलालुद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है। और मौत के बाद में, और मौत कौन करवाता है? यही अलाउद्दीन करवाता है। कौन करवाता है? अलाउद्दीन। एक बार देख, फरवरी 1296 ईस्वी में दक्षिणी के देवगिरी राज्य पर आक्रमण करता है, और यहाँ का शासक रामचंद्र देव था। मुसलमानों का दक्षिणी भारत में पहला आक्रमण था, और इस अभियान को अलाउद्दीन खिलजी गुप्त रखता है, क्योंकि इसने सुल्तान से मध्य भारत स्थित चंदेरी विजय की अनुमति मांगी थी। इस हमले से देवगिरी का राजा रामचंद्र देव चकित रह गया था। इसका पुत्र शंकर देव था, अधिकांश सेना के साथ होयसल राज्य कर्नाटक की सीमा पर गया था। फिर संधि स्वीकार करनी पड़ी किसको? रामचंद्र देव को, और इसमें कूटनीति का सहारा लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, जिससे कि काफी वहां पे नुकसान होगा। नुकसान के बाद में इस पर जो आक्रमण करा, और आक्रमण करने के बाद में इसका काफी क्षति हुई। क्षति के बाद में लास्ट में इसने कूटनीति का सहारा लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, और लास्ट में आके रामचंद्र देव को संधि करनी पड़ी, और संधि के साथ साथ वहां से धन दिया किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और धन देने के बाद में उसी दौरान एक अलीचपुर प्रांत था, और अलीचपुर प्रांत पर इसी अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने अलीचपुर प्रांत पर अधिकार कर लिया था, और धनराशि देने के साथ साथ संपूर्ण अलीचपुर की धन राशि जो आई थी वार्षिक के साथ में दिल्ली भेजना स्वीकार किया था। किसने? रामचंद्र देव ने। ठीक है, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और दरबार में गए, दिल्ली के दरबार में, जो आपका दिल्ली में दरबार में राजा कौन था उस टाइम पे? शासक कौन कर रहा था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिर क्या होता है कि अलाउद्दीन की जानकारी सुल्तान को, ठीक है, अलाउद्दीन की जानकारी
सुल्तान को मतलब आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कहाँ पर पता पड़ जाती है? ग्वालियर में, क्योंकि ग्वालियर में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहता है। कहाँ पर? ग्वालियर में। क्योंकि जब इसको पता पड़ जाती है कि मेरे से अभियान की जो अनुमति मांगी थी वो आपकी चंदेरी विजय की मांगी थी, पर इसको जानकारी रहती है क्योंकि अलाउद्दीन बादशाह ने गुप्त आक्रमण करता है, क्योंकि इसका यही उद्देश्य था कि मैं सुल्तान से अनुमति और किसी अभियान से मांगूं और आक्रमण में देवगिरी, क्योंकि इसका जो प्लान था 1292 ईस्वी में बिलसा में जो बिलसा पर आक्रमण किया था, तो इसका प्लान वहां से ही चेंज हो जाता है। ठीक है, कि मैं देवगिरी राज्य पर 100% आक्रमण करूंगा, क्योंकि वहां से सरदारों और जो इसके गुप्तचर थे वो बता देते हैं कि दक्षिणी भारत में राज्य है देवगिरी राज्य, वहां पर काफी धन दौलत है और वहां पे धन और इतनी संपत्ति है जो अपना आपका सेनापति को अपनी सेना को अलग गठित कर सकते हैं और सेना को बढ़ा सकते हैं और अपनी जिसकी सेना और सेनापति है और अमीर लोग धन देकर अपने पक्ष में ले सकते हैं। तो इसलिए इसने कहाँ की अभी सुल्तान से कहाँ का इसने मांगा था? जो आपका मध्य एशिया भारत में मध्य एशिया स्थित में जो चंदेरी था उसका मांगा और आक्रमण इसने कर दिया आपका देवगिरी राज्य पर। जब इस बात की इसको पता पड़ा सुल्तान को, कहाँ पर पता पड़ा? ये क्वेश्चन कहता है कि सुल्तान को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को किस जगह पता पड़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी राज्य पर आक्रमण किया है? तो कहाँ पर पता पड़ा था इसको? ग्वालियर में। ठीक है, कहाँ पर पता था सुल्तान को? ग्वालियर में। जब ग्वालियर में सुल्तान को पता पड़ा कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी राज्य पर आक्रमण किया है, वहां का शासक रामचंद्र देव था और बताया किसने था? एक अहमद चप अमीर था। ठीक है, एक अहमद चप, और उसकी उपाधि क्या आती? अमीर हाजिर। ठीक है, उपाधि क्या आती? अहमद चप की उपाधि क्या आती? जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में अहमद चप था अमीर हाजिर। पद था इसे कौन सा? अमीर हाजिर। और ये अमीर हाजिर था, ये सुल्तान कौन था? ये भांजा था। ठीक है, जो आपको बताया मैंने, भांजा था कौन? अहमद चप, और इसका पद था अमीर हाजिर। और ये किसका भांजा था? आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। जब इसने इसको बताया और सुल्तान को समझाया कि वो उसका रास्ता रोके और रास्ता रोकने के बाद में जो धन दौलत है उसमें ले या उसकी हत्या करवा दें या आपका उसने अनुमति नहीं मांगी, क्योंकि ये सिस्टम था कि जो राजा का या सुल्तान का अनुमति या सलाह नहीं मानना, तो ये उस टाइम पे मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है, जब राजा की कोई अनुमति या राजा की कोई बातें नहीं मानता था तो उसको क्या मिलता था? मृत्युदंड मिलता था। तो इसने किसने समझाया था? अहमद चप ने। पद उसका अहमद चप का क्या था? अमीर हाजिर, और ये सुल्तान का भांजा था। इसने सुल्तान को समझाया कि उसका रास्ता रोकें और आपका जो आपने जो अनुमति ली थी उसने वो चंदेरी विजय की ली थी, पर आक्रमण की उसने देवगिरी राज्य पर किया है, जिससे कि काफी दंड अपराध है और उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। पर इस बात पर सुल्तान ने गौर भी नहीं किया, क्योंकि समझाया था उसने खूब था और सही समझाया था। क्योंकि ये नियम था कि जब सुल्तान किसी बात को कहता था किसी सैनिक या किसी सैन्य मंत्री से या किसी आम आदमी से, तो यदि सुल्तान की कोई बात नहीं मानता था तो उसको मृत्युदंड दिया जाता था। इसलिए इसने इसको समझाया और समझने के बाद में कुछ नहीं करा, और ये कहाँ आ गया? अलाउद्दीन खिलजी ये कड़ा मानकपुर आ गया, और कड़ा मानकपुर आने के बाद में जब ये वापस हुआ, कड़ा मानकपुर वापस आ गया, वहां पर इसने एक लेटर लिखा किसको? सुल्तान को, मतलब गयासुद्दीन फिरोज खिलजी को लेटर लिखा। और लेटर लिखने के बाद में उसमें उसने माफ़ी मांगी, और जिसने माफ़ी के बाद में जलालुद्दीन फिरोज ने उसको माफ़ कर दिया। और माफ़ करने के बाद में फिर इसने क्या कहा अलाउद्दीन खिलजी ने कि आप जो देवगिरी राज्य का धन दौलत है आप कड़ा मानकपुर आ जाएं और वहां से अपनी संपत्ति ले जाएं। किसने बोला था? ये बोला था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। किससे बोला था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से बोला था कि जितनी मैंने धन दौलत जितनी भी मैंने देवगिरी राज्य से धन दौलत लूटा है, आप कड़ा मानकपुर आ जाएं और उसमें से अपना हिस्सा ले जाएं, जिससे कि
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जाता भी है, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जाता है वहां के धन को, संपत्ति को लेने के लिए, और रास्ते में ही उसके अलाउद्दीन खिलजी के सरदार होते हैं, कौन कौन, इख्तियारुद्दीन हुद, सरदार होते हैं इख्तियारुद्दीन हुद तथा मोहम्मद सलीम, ठीक है, कौन होते हैं, अलाउद्दीन के अपने सरदार होते हैं इख्तियारुद्दीन हुद तथा मोहम्मद सलीम, द्वारा 20 जुलाई 1296 ईस्वी में सुल्तान की हत्या कर देते हैं। कब? 20 जुलाई 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देते हैं। और जब हत्या कर देते हैं तो हत्या करने के बाद में दिल्ली में पता पड़ जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सरदारों से इख्तियारुद्दीन हुद तथा मोहम्मद सलीम से, मोहम्मद सलीम के द्वारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी है। हत्या कब करी थी? 20 जुलाई 1296 में। अब इसकी एक धर्म पत्नी थी, इसकी पत्नी थी जिसका नाम था मलिका ए जहां, ठीक है। जब दिल्ली में पता पड़ जाती है, दिल्ली दरबार में पता पड़ जाती है कि जब सुल्तान नहीं रहा था दूसरा सुल्तान नियुक्त होता है, वहाँ के अमीर लोग, यहाँ की जनता या उसकी राजमाता, यहाँ सिस्टम था, वो दूसरा सुल्तान नियुक्त करते हैं। तो इसकी जो पत्नी थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, जिसका नाम था मलिका जहां, अपने पुत्र को, जिसका नाम था कद्र खां, ठीक है, अपने छोटे पुत्र को कद्र खां को किस नाम से गद्दी पर बैठा दी थी दिल्ली के में? रुकनुद्दीन इब्राहिम, ठीक है, रुकनुद्दीन इब्राहिम की नाम से राजगद्दी पर बैठा दिया दिल्ली के पे। पर इसका जो बड़ा भाई, इसका बड़ा बेटा था, किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक पुत्र था कद्र खां और दूसरा पुत्र था इसका अली खां, ठीक है। अली खां नाराज हो जाता है क्योंकि सबसे बड़ा वो होता है और कद्र खां से भी योग्य होता है, तो मतलब जो सिंहासन पर किस नाम से बैठा था? रुकनुद्दीन इब्राहिम, ठीक है, 1290 ईस्वी में, ठीक है, 1296 ईस्वी में, ठीक है। जब पता पड़ जाती है दिल्ली दरबार में इसकी पत्नी को कि हत्या हो गई है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, और हत्या करवाई है अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का ये चाचा था, कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसकी एक पत्नी होती है मलिका जहां, किसको राजगद्दी पर बैठा दी है? अपने छोटे पुत्र को कद्र खां, और किस नाम से? रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से 1296 ईस्वी में बैठा देती है, सुल्तान घोषित कर देती है। पर इससे ज्यादा जो बुद्धिमान था, इसका बड़ा पुत्र था अली खां, ठीक है। अली खां इस बात पर नाराज हो जाता है, और इसकी नाराज होने के बाद में आपस में मतभेद हो जाता है, और इसका प्रयोग, ठीक है, इसका जो प्रयोग करता है, कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। इसी का मौका देखता है अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ी सेना तैयार कर देता है धन से, जो देवगिरी राज्य में धन मिला था, और बड़ी सेना तैयार करने के बाद में वो किधर को चलाता है? वो दिल्ली की तरफ चलता है। और दिल्ली के चलने के बाद में जब किन को मलिका जहां, रुकनुद्दीन इब्राहिम और अहमद चाप सहित जलाली सरदार को पता पड़ जाती है कि अलाउद्दीन की सेना विशाल सेना है, जिससे कि धन देने के बाद में और अमीर लोग उसके साथ मिल जाते हैं। और जब ये दिल्ली जाता है तो सभी सरदार अमीर और उलेमा इसके साथ किसके साथ हो जाते हैं? आपके अलाउद्दीन खिलजी के साथ हो जाते हैं। तो ये डर के मारे कौन डर के मारे मलिका जहां, रुकनुद्दीन इब्राहिम, अहमद चाप सहित मतलब जलाली सरदार मुल्तान भाग जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर भाग जाते हैं? मुल्तान भाग जाते हैं। और एक परिभाषा यहाँ वर्णी ने दी है जो काफी फेमस परिभाषा है। अलाउद्दीन खिलजी को क्या बोला है? वर्णी के अनुसार हत्यारा व विश्वासघाती कहकर अलाउद्दीन खिलजी की आलोचना की है। अलाउद्दीन खिलजी की वर्णी के अनुसार, वर्णी ने अलाउद्दीन की आलोचना की है, वो क्या बोला है? हत्यारा और विश्वासघाती कहकर अलाउद्दीन खिलजी की आलोचना की है। उसके बाद में जब ये सुल्तान बनता है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अक्टूबर, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी क्योंकि जो इसकी पत्नी थी ये कहां पर भाग जाती है? रुकनुद्दीन इब्राहिम और इसकी पत्नी मलिका जहां, अहमद चाप सहित जो सरदार थे वो मुल्तान भाग जाते हैं। और आपका अलाउद्दीन खिलजी अक्टूबर 1296
96 ईस्वी, क्योंकि रुकनुद्दीन इब्राहिम 1296 तक रहता है और ये दिल्ली की तरफ आता है एक विशाल सेना पर, जिससे कि मुल्तान भाग जाते हैं। जो रुकनुद्दीन की इब्राहिम की मादी, जिसका नाम असली नाम था कद्र खां, और किस नाम से बैठता है, कद्र खां ही छोटा पुत्र था आपका जलालो फिरोज खिलजी का, और बड़ा पुत्र था अरकली खां। ठीक है, तो अरकली खां विरोध करता है, आपस में मतभेद हो जाता है और ये भागकर कहाँ भाग जाते हैं, मुल्तान भाग जाते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी अक्टूबर 1296 ईस्वी में बलबन का लाल महल, ठीक है, बलबन का लाल महल अलाउद्दीन खिलजी अक्टूबर 1296 ईस्वी में बलबन का जो लाल महल है, ठीक है, अपना राज्याभिषेक करवाया इसने, करवाया। ठीक है, राज्याभिषेक कहाँ करवाया इसने, लाल महल में, जो बलबन का लाल महल था। कब, अक्टूबर 1296 ईस्वी में। और नसरत खां और मुल्तान भेजकर सभी जंगी सरदारों की हत्या करवा देता है। ठीक है, मुल्तान किसको भेजता है, सही है, मुल्तान भेजता है किसको, नसरत खां को। ठीक है, किसको मुल्तान कौन भाग जाते हैं, आपकी मलिका जहां और आपका कदर खां जो राजगद्दी पर किस नाम से बैठता है, रुकनुद्दीन इब्राहिम को, और आपका अहमद चप, और जो जारी सरदार है, ये मुल्तान भेजता है किसको, नसरत खां को। और मुल्तान नसरत खां को भेजने के बाद में वो भेजने के बाद में उनकी सभी की हत्या कर देता है नसरत खां। कौन कर देता है, मुल्तान भेजकर सभी जाली सरदारों की हत्या करवा देता है। ठीक है, सभी जो जलाली हत्यार हैं, जो जलाली सरदार थे, ठीक है, जलाली सरदार और आपके जितने भी मुल्तान भागे थे, ये नसरत खां उसकी हत्या करवा देता है। और नसरत खां कौन भेजता है, अलाउद्दीन खिलजी भेजता है, कहां पर, मुल्तान पर। क्योंकि जब विशाल सेना देखते हैं इसके अलाउद्दीन खिलजी की, तो वो डर के मारे कहां पे भाग जाते हैं, मुल्तान, जिसमें आपकी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पत्नी होती है मलिका जहां। क्योंकि जब मलिका जहां को पता पड़ जाती है कि जब मलिका जहां को जो पता पड़ जाता है कि आप जो सुल्तान की गद्दी पर बैठते ही उनकी हत्या हो गई है, और हत्या कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी करवाता है, जो आपका इसके सरदार था इख्तियारुद्दीन एवं मोहम्मद अली के नाम से, वो उसको हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद में तुरंत ही राजगद्दी पर किसको बैठा देते हैं, जो उसका पुत्र था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का पुत्र था कद्र खां, और किस नाम से राजगद्दी पर बैठता है, रुकनुद्दीन इब्राहिम। और इसका दूसरा पुत्र था, क्योंकि छोटा पुत्र था, इसका दूसरा पुत्र नाराज हो जाता है, कौन, जो इसका बड़ा जो पुत्र होता है वो नाराज होता है, उसका जो नाराज हो जाता है, नाराज होने के बाद में, ठीक है, इसका प्रयोग करता है, और ये देवगिरी राज से जितना माल दूर लुकता है, अली खां, ठीक है, अली खां नाराज होता है, और ये विशाल सेना स्थापित कर देता है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद में दिल्ली की तरफ चलता है, और दिल्ली की तरफ चलने के बाद में इनको पता पड़ जाती है किन किन को, आपके रुकनुद्दीन इब्राहिम को, और आपका इसकी जो माता थी मलिका जहां को, और अहमद चप को, और जलाई सरदार है, ये कहाँ भाग जाते हैं, मुल्तान भाग जाते हैं। और मुल्तान भागने के बाद में जब राजगद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बैठ जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी किसको भेजता है, मुल्तान को, नसरत खां को। और नसरत खां को मुल्तान के भेजने के बाद में सभी जो जाली सरदार हैं उनकी हत्या करवा देता है। और हत्या करवाने के बाद में फिर कौन शासक बनता है, अलाउद्दीन खिलजी, 1296 ईस्वी से 1316 तक। फिर इसके बाद में रुकनुद्दीन के बाद में कौन आता है, अलाउद्दीन खिलजी। कौन शासक बनता है, खिलजी, 1296 से 1316 ईस्वी। पहला शासक कौन रहता है, जलालुद्दीन फिरोज
खिलजी, और फिरोज के नाम से उपाधि भी धारण करता है कौन, जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद में दूसरा कौन, दूसरा रुकनुद्दीन इब्राहिम। फिर तीसरा कौन सा, अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अलाउद्दीन खिलजी का शासन और अलाउद्दीन खिलजी का काफी दो भाग में, क्योंकि इसका भी काफी बड़ा वीडियो बनेगा, कम से कम डेढ़ घंटे का, क्योंकि धीरे धीरे बताने से और इसकी तो ये काफी है, इसलिए मैं इसको दो भाग में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसका काफी अभियान भी काफी है इसका, और कार्य भी काफी है, इसकी लंबी वीडियो जाएगी। तो अब ये मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा अलाउद्दीन खिलजी जिसका शासन काल है 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी में। ठीक है, KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें आदि दोस्तों के लिए, और कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।